हेलो एवरीवन, दिस इज़ फौजिया एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी। देखो, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, हम सभी लोग इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में होंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है या बुरा होता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे की अच्छाई क्या होगी। कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स देखने चाहिए, स्पेशली किस सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा बुरा हमारे साथ होता है। तो अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात करें जो कि आप लोग इस वक्त फेस कर रहे होंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोगों का स्कोर बहुत अच्छा आ रहा था, उनका JRF होने वाला था या कुछ का नेट होने वाला था, वो लोग बहुत ज़्यादा सैड होंगे। नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहे हैं। इतनी गर्मी में हमने एग्ज़ाम दिया, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए हमने एग्ज़ाम दिया, ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा हमारा खर्चा हुआ, समझ नहीं आ रहा दोबारा से अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें, फोकस नहीं हो पा रहा, कुछ लोगों की एज लिमिट क्रॉस हो रही है JRF की। ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो हम लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं। लेकिन हमें नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी रुकती नहीं है। एग्ज़ाम होगा, आपको एग्ज़ाम देना है, क्वालिफाई करना है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला एग्ज़ाम कैंसिल होने का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर पेपर सच में लीक हुआ था तो कुछ गलत लोगों को उसका फ़ायदा होने वाला था, जो कि अब नहीं होगा। इस बार एग्ज़ाम में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, जैसा कि एक्टिविटीज़ को देखकर लग रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने पहली बार ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया था तो आप में से बहुत से लोगों को आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन एग्ज़ाम आपने फेस किया था। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम से आपको एक्सपीरियंस मिला है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, अपनी वीकनेसेस का आपको पता चला होगा। जो सिली मिस्टेक्स हुई हैं उनको अब आप सुधार सकते हो, अपने स्कोर को बेटर कर सकते हो। जिनका किनारे पर स्कोर आ रहा था नेट या JRF के लिए, वो इस 1 मंथ के रिवीजन से अपने स्कोर को और बेटर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखते हुए दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इधर उधर की चीज़ों में अपना माइंड डिस्टर्ब मत कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए और पॉजिटिव सोचकर आप आगे बढ़िए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। कभी भी NTA अनाउंस कर सकता है आपके एग्ज़ाम की डेट। 1 मंथ भी हो सकता है या फिर 1 मंथ से पहले भी हो सकता है, कोई नहीं जानता इस बारे में। तो आपको क्या करना है, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मुझे इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही है, ताकि आगे ये सिचुएशन कभी भी आती है तो वो मुझे फेस ना करनी पड़े। तो बस पूरी एनर्जी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट देख लेगी, ठीक है, जो CBI है वो देख लेगी, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है आपकी स्टडीज़, आपका रिवीजन, आपकी पढ़ाई, वो चीज़ आपके कंट्रोल में है। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं आप उन पर काम कीजिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है न्याय सिलोजिज्म से रिलेटेड, जो कि रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? न्याय सिलोजिज्म हैज़ 3 प्रीपोजिशन। न्याय सिलोजिज्म में 3 प्रीपोजिशन होती हैं, या फिर 5 टर्म्स होते हैं, या 5 प्रीपोजिशन होती हैं, या फिर 3 प्रीपोजिशन होती हैं एंड 3 टर्म्स होते हैं। ऐसा ही मिलता जुलता दूसरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, यानी न्याय। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे कि न्याय सिलोजिज्म के 3 प्रीपोजिशन होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं, 5 प्रीपोजिशन होते हैं, या फिर 5 टर्म्स होते हैं। इनको आपको बताना था, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर इस क्लास को देखने के बाद आप खुद से करोगे। अगर आपने न्याय सिलोजिज्म नहीं पढ़ा है या इन क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इन क्वेश्चन का आंसर खुद करोगे। तो शुरुआत जो होती है वो होती है हमारे इंडियन लॉजिक के टाइप्स ऑफ प्रमाण से, क्योंकि न्याय सिलोजिज्म का जो आधार है, जो बेस है, जो शुरुआत है, वो कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ प्रमाण ही है। टाइप्स ऑफ प्रमाण, प्रमाण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्रमाण का मतलब होता है वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के जो वैध साधन हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं हमारे इंडियन लॉजिक में। तो 6 टाइप्स के प्रमाण को वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज माना गया है। ऐसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका जो बेस है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, और आगे अगर न्याय सिलोजिज्म से रिलेटेड या न्याय फिलॉसफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, कैसे भी मॉडिफाई करके दिया जाए, आप उसको ईजिली टैकल कर लोगे। इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रमाण में 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण की बात की गई है। सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में परसेप्शन। प्रत्यक्ष प्रमाण में किस चीज़ का यूज़ होता है? हमारे सेंसेस का। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, आइज़, नोज़, एयर, टच, टेस्ट, इस सब के द्वारा जब हम
ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। यानी सेंसेस के थ्रू अगर ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है तो उसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। ये हुआ प्रत्यक्ष। दूसरा है अनुमान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इन्फ्रेंस। अनुमान का क्या मतलब होता है कि अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, जो आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर जब आप कोई एजम्पशन लगाते हो, कोई अंदाज़ा लगाते हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अनुमान। जैसे कि जो धुएं वाला एग्जाम्पल था उससे हमने अच्छे से समझा था। उसके बाद आता है उपमान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंपैरिजन। यानी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करके भी हम वैलिड नॉलेज गेन कर सकते हैं। एंड देन आता है शब्द यानी वर्बल टेस्टिमनी। शब्द प्रमाण में क्या आएंगे, आपके जो वेद हैं, पुराण हैं, कुरान, गीता, बाइबल, ये सारी चीज़ें, और इसमें जो नॉलेज है, जो वर्ड्स कहे गए हैं महापुरुषों के द्वारा, वो सब भी क्या है, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। उसके बाद आता है अर्थपति, जिसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन। अर्थपति सर्कमस्टेंसेस पर बेस होता है। सर्कमस्टेंसेस के बेस पर आप जब किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हो, कुछ एज्यूम करते हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अर्थपति। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने समझा था कि अगर एक मोटा व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं तो दिन में खाता ही नहीं हूँ, तो आप क्या अनुमान लगाओगे, आप क्या अर्थ निकालोगे उसकी बात का कि अगर ये दिन में नहीं खाता तो ये पक्का रात में खाता होगा। तो आपने उस सर्कमस्टेंसेस के बेस पर, उन सिचुएशंस के बेस पर अर्थ निकाला, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अर्थपति। उसके बाद आता है अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन, यानी किसी चीज़ का उपलब्ध ना होना भी हमें एक ज्ञान की प्राप्ति कराता है। तो ये 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो अनुमान प्रमाण है उसको हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है स्वार्थ अनुमान और एक होता है परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान का क्या मतलब होता है, जब हम खुद के लिए अनुमान लगाते हैं, और परार्थ अनुमान क्या होता है, जब हम दूसरों को बताते हैं। स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान के अलावा भी अनुमान के और टाइप्स होते हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पूर्ववत, शेषावत, सामान्यतः दृष्टता, वो सब हम अनुमान वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान समझेंगे। स्वार्थ अनुमान यानी जो स्वयं के लिए होता है। जैसे स्वार्थ अनुमान का क्या मतलब हुआ, रिफर्स टू इन्फ्लुएंशियल नॉलेज दैट इज ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन हिज और हर ओन। खुद के लिए जब आप अनुमान लगाते हो, जैसे आपने कोई चीज़ देखी, मान लीजिए धुएं वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि पहाड़ी पर आपने धुआं देखा, कोई पहाड़ी है और वहाँ पर आपने धुआं देखा। धुआं देखकर आपने क्या अनुमान लगाया कि यहाँ पर ज़रूर आग लगी होगी। तो वहाँ पर आपने खुद से अनुमान लगाया, क्योंकि आप पहले देख चुके हो कि जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता ही है। तो उसको देखकर जब आप अपने माइंड में अपने लॉजिकली सोचते हो कि यार यहाँ पर धुआं है तो यहाँ पक्का आग लगी होगी, तो वो है स्वार्थ अनुमान, जो आप खुद के लिए लगा रहे हो किसी भी चीज़ को देखकर, जिसकी नॉलेज आपको पहले से है और सामने से देखा तो उसका आपने अनुमान लगा लिया। जैसे काले बादल देखकर आप अंदाज़ा लगाते हो खुद से कि आज तो बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने वाली है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्वार्थ अनुमान। उसके विपरीत जो परार्थ अनुमान है वो क्या होता है, वाइल परार्थ अनुमान रिफर्स टू इन्फ्लुएंशियल नॉलेज दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू दी टेस्टिमनी ऑफ अदर्स। जब आप दूसरों को बताने के लिए, ठीक है, दूसरों की गवाही के लिए जब आप अनुमान लगाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान में कोई एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, लेकिन परार्थ अनुमान में हम प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्वार्थ अनुमान एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि आप अपने मन में, अपने माइंड से सोच रहे हो, खुद से अनुमान लगा रहे हो, तो ये किससे रिलेटेड है, आपके माइंड से, आपके मन से रिलेटेड है, इसलिए स्वार्थ अनुमान एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। वाइल परार्थ अनुमान इज अ लॉजिकल प्रोसेस। परार्थ अनुमान लॉजिकल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि उसमें प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं अभी हम देखेंगे। तो स्वार्थ अनुमान क्या हुआ, खुद के लिए अनुमान लगाना। परार्थ अनुमान क्या हुआ, जब हम दूसरों को बताते हैं अपना अनुमान, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल, क्योंकि हमारे मन, हमारे माइंड से, हमारी बुद्धि से रिलेटेड है। और परार्थ अनुमान लॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जब हम दूसरे को अनुमान लगाकर बताते हैं। और ये स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, इसी को हम याद रखते हैं फ़ोन से। फ़ोन यानी PHUUN, P फॉर प्रतिजना, जिसको हम प्रतिज्ञा कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी J और N आता है उसका मतलब होता है ज्ञा। हमेशा आप लोग याद रखना, तो इंग्लिश में हम इसको प्रतिजना कह देते हैं, लेकिन असल में ये होता है प्रतिज्ञा। तो P फॉर प्रतिज्ञा, H फॉर हेतु, U फॉर उदाहरण, N अगला जो U है उसका है उपान्या, N फॉर निगमना। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो प्रतिजना है या फिर जो प्रतिज्ञा है वो होता है एक स्टेटमेंट, द हिल हैज़ फायर। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परार्थ अनुमान। परार्थ अनुमान यानी कि जब आप दूसरे को अनुमान लगाकर बता रहे हो, तो आप ऐसा एक स्टोरी की तरह ले सकते हो कि आप और आपका फ्रेंड है, आप किसी पहाड़ी वाले इलाके पर गए हो और आप देखते हो कि पहाड़ी के पीछे जो है
धुआं है, तो आप अपने फ्रेंड से कहते हो कि इस पहाड़ी पर आग लगी है। अब आपका फ्रेंड कहेगा कि भाई तुझे कैसे पता कि आग लगी है, तो आप उसको फिर रीज़न दोगे। रीज़न को हम क्या कहते हैं? हेतु। पहले आपने स्टेटमेंट दिया कि पहाड़ी पर आग लगी है, उसके बाद आप अपने फ्रेंड को दोगे उसका रीज़न, और रीज़न को हम कहते हैं हेतु कि बिकॉज इट हैज़ स्मोक, पहाड़ी पर आग इसलिए लगी है क्योंकि पहाड़ी पर धुआं है। अब वो कहेगा कि भाई धुआं तो कहीं भी हो सकता है, तुम कैसे कह सकता है कि हाँ भाई पहाड़ी पर आग ही लगी है, तो आप उसको एक एग्जाम्पल दोगे, और ये एग्जाम्पल कैसा होता है? यूनिवर्सल। यानी जो ये उदाहरण है ये कैसा होता है? यूनिवर्सल उदाहरण होता है। आप उसको बताओगे कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती ही है। अब उसको आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि ओवन का एग्जाम्पल दे सकते हो, किचन का एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर जो भट्टी होती है आग की उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जहाँ भी धुआं होता है वहाँ पर आग होती ही है। और उसके बाद आप उस उदाहरण को यानी उस एग्जाम्पल को अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन करोगे, उसको रीअफर्म करोगे, और उसी रीअफर्मेशन को हम कहते हैं उपान्य, कि द हिल हैज़ स्मोकी विच इज़ इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर, कि जो हिल है वो स्मोक है वहाँ पर, क्योंकि स्मोक और फायर का जो कनेक्शन है वो इनवेरिएबल है, यानी अपरिवर्तनीय है। यानी आग और धुएं का जो रिलेशन है वो ऐसा है जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, वो इनवेरिएबल है, अपरिवर्तनीय है। वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जहाँ भी धुआं होगा वहाँ पर आग होगी ही होगी। तो आपने एग्जाम्पल को क्या किया? अप्लाई कर दिया, उसका एप्लीकेशन कर दिया इन उपान्या। उसके बाद लास्ट में आप अपनी बात को कंक्लूड कर देते हो, जिसको कहते हैं निगमना। हींस द हिल हैज़ फायर, और इसीलिए पहाड़ी पर क्या है? इसीलिए पहाड़ी पर आग है। तो ये पूरे प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जब हम परार्थ अनुमान करते हैं, दूसरे को कुछ बताते हैं। तो जब भी परार्थ अनुमान होगा तो उसमें आप ये 5 के 5 स्टेप्स फॉलो करोगे, और इसी को हम कहते हैं 5 प्रिपोजिशन। जैसे कि आपके एग्जाम में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि न्याय सिलोजिज्म में कितनी प्रिपोजिशन होती हैं, तो कितनी होती हैं? 5। सबसे पहला प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपान्य एंड निगमना। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि 5 प्रिपोजिशन है, तो ये जो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उपान्य एंड निगमना है ये 5 टर्म्स हैं। ये टर्म्स नहीं हैं, ये प्रिपोजिशन के नाम हैं। टर्म्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि टर्म्स और प्रिपोजिशन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था। न्याय सिलोजिज्म में जो प्रिपोजिशन होती हैं वो 5 जो कि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जब हम परार्थ अनुमान करते हैं तो स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और यही जो 5 स्टेप्स हैं ये कहलाते हैं 5 प्रिपोजिशन। ओके, उसके साथ ही जो स्वार्थ अनुमान होता है उसमें आप ये 5 के 5 स्टेप्स फॉलो नहीं करते हो, उसमें आप या तो शुरू के 3 कर सकते हो या फिर लास्ट के 3 कर सकते हो। स्वार्थ अनुमान में सारे स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, प्रॉपर सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुद से अनुमान लगा रहे हो। लेकिन परार्थ अनुमान में आप ये सारे प्रिपोजिशन यूज करोगे स्टेप वाइज। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। जो टर्म्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनको हम अभी समझेंगे। अभी न्याय सिलोजिज्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला कि न्याय सिलोजिज्म इज डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड फॉर्मल मटेरियल। न्याय सिलोजिज्म जो होता है वो डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों होता है, एंड फॉर्मल मटेरियल होता है। हमेशा याद रखना जो एरिस्टोटल का सिलोजिज्म होता है वो होता है ओनली डिडक्टिव, क्योंकि इससे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी मैं करवाऊंगी। तो एरिस्टोटल का जो सिलोजिज्म होता है वो ओनली डिडक्टिव होता है, लेकिन जो न्याय सिलोजिज्म है वो डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों होगा, और फॉर्मल मटेरियल होगा। डिडक्टिव इंडक्टिव क्यों? क्योंकि जो लॉजिकल प्रोसेस है, हमने अभी देखा कि ये जो न्याय सिलोजिज्म है ये एक लॉजिकल प्रोसेस है। लॉजिकल प्रोसेस यानी ये साइंटिफिक प्रोसेस है, और साइंटिफिक प्रोसेस में डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों टाइप की जो रीजनिंग है वो यूज़ होती है, इसीलिए यहाँ पर डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों आएगा। दूसरा है फॉर्मल मटेरियल। अब फॉर्मल मटेरियल का क्या मतलब है? फॉर्मल इसलिए क्योंकि इसमें पूरे स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं, पूरे प्रॉपर लॉजिकली स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मल है। और मटेरियल किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल में जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो सारी कैसी हैं? जैसे कि किचन, हिल, ये सब क्या है? मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो ये कैसा हुआ? फॉर्मल मटेरियल। उसके बाद न्याय सिलोजिज्म ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द फैक्ट दैट वर्बल फॉर्म इज नॉट द एसेंस ऑफ इनफ्रेंस एंड इज रिक्वायर्ड ओनली टू कन्विंस अदर्स। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज़ आपसे पूछा गया था कि वर्बल फॉर्म जो है वो इनफ्रेंस का इसेंस नहीं है, वो सार नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जब हम स्वार्थ अनुमान कर रहे हैं वहाँ पे हमें वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, वहाँ वर्बल फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। वर्बल फॉर्म की ज़रूरत हमें कब होती है? जब हम परार्थ अनुमान करते हैं, जब हम दूसरे को बताते हैं। तो वर्बल फॉर्म जो है वो इनफ्रेंस का सार नहीं है, क्योंकि जो वर्बल फॉर्म है वो कब यूज़ होती है? वो सिर्फ तब यूज़ होती है जब हम दूसरों को कन्विंस करते हैं, दूसरों को अनुमान लगाकर बताते हैं।
सिर्फ तब यूज़ होती है, इसीलिए वर्बल फॉर्म जो है वो इन्फ्रेंस का सेंस नहीं है, सार नहीं है। इससे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद परार्थ अनुमान में जितनी भी प्रीपोजिशन है वो सारी ज़रूरी हैं, सारी प्रीपोजिशन यूज़ होंगी जैसा मैंने अभी बताया। और स्वार्थ अनुमान में आप या तो शुरू की 3 या फिर लास्ट की 3 यूज़ कर सकते हो स्वार्थ अनुमान के लिए। ओके, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्याय सिलोजिज्म से रिलेटेड, फून सिलोजिज्म से रिलेटेड। उसके बाद अब हम बात करते हैं टर्म्स की, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना टर्म्स से रिलेटेड। तो न्याय सिलोजिज्म में, न्याय सिलोजिज्म यानी अनुमान में, इन्फ्रेंस में कितने टर्म की बात की गई है? 3 टर्म्स की। और जो एरिस्टोटल का सिलोजिज्म है वहाँ पर भी 3 टर्म्स ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, हमने समझा था बहुत अच्छे से, मूड एंड फिगर में भी समझा था कि एक होता है एरिस्टोटल के सिलोजिज्म में मिडिल टर्म, माइनर टर्म एंड मेजर टर्म। ये 3 टर्म्स की बात हम करते हैं एरिस्टोटल सिलोजिज्म में। और इसी तरीके से हमारे न्याय सिलोजिज्म में 3 टर्म्स होते हैं, हेतु, साध्या एंड पक्ष। पक्ष को हम कहते हैं माइनर टर्म, इसलिए यहाँ पर हम पक्ष को माइनर टर्म क्यों बता रहे हैं, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको कि जो पक्ष होता है न्याय सिलोजिज्म में या इंडियन लॉजिक में, उसी को एरिस्टोटल को जो सिलोजिज्म है उसके सिमिलर माना गया है, यानी माइनर टर्म। जो हेतु होता है वो किसके सिमिलर है? मिडिल टर्म के। और जो साध्य होता है वो किसके सिमिलर है? मेजर टर्म के। पक्ष यानी माइनर, हेतु यानी मिडिल टर्म, साध्य यानी मेजर टर्म। ठीक है, अब इनके दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक बार पूछा गया था कि लिंगा किसको कहेंगे, तो हेतु के जो दूसरे नाम हैं, सबसे पहला हेतु को रीजन भी कहते हैं, हेतु को ही हम मिडिल टर्म मानते हैं, हेतु का ही दूसरा नाम होता है लिंगा। और जो अभी हम एग्जाम्पल देख चुके हैं उसमें जो आग थी, उसमें जो धुआं था, जो स्मोक था, वो भी क्या था? रीजन था। ठीक है, इसीलिए हेतु क्या होगा? स्मोक। उसके बाद साध्या को हम कहते हैं मेजर टर्म, और लास्ट वाले एग्जाम्पल में जो साध्या या मेजर टर्म था वो थी फायर। ठीक है, हेतु क्या होता है? हेतु इज द रीजन ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द इन्फ्रेंस इज मेड। हेतु होता है वो रीजन जिसके बेस पर हम अनुमान लगाते हैं। जैसे कि हमने धुआं देखा, धुआं देखकर ही तो हमने अनुमान लगाया, इन्फ्रेंस लगाया, तो हेतु क्या होगा? रीजन। साध्या क्या होगा? साध्या इज द प्रीपोजिशन दैट इज इन्फेयर्ड। साध्या होता है जिसको हम इन्फर कर रहे हैं। हमने इन्फर क्या किया? धुएं को देखकर हमने इन्फर क्या किया? अंदाजा किस चीज़ का लगाया? अनुमान किस चीज़ का लगाया? फायर का। तो जो चीज़ हम इन्फर कर रहे हैं वो कहलाएगी साध्या। उसके बाद आता है पक्ष, जिसको हम कहते हैं माइनर टर्म, और इस एग्जाम्पल में जो पक्ष था वो था हिल। पक्ष इज द सब्जेक्ट और द लोकस ऑफ इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस यानी अनुमान। अनुमान किसका लगा रहे थे हम? अनुमान लगा रहे थे हम आग का, और आग कहाँ पर है? पहाड़ी पर। ठीक है, तो इस तरीके से पक्ष जो होगा वो माइनर टर्म, जिसको हम कहेंगे हिल, और ये क्या होता है? लोकस ऑफ इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का लोकस होता है पक्ष। इसको हम अभी अच्छे से समझते हैं एक बार और। देखो, इफ़ वी सी स्मोक ऑन अ हिल, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको याद रहे कि अगर हम स्मोक देखते हैं किसी भी पहाड़ी पर, वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर। हम कंक्लूड करते हैं कि वहाँ पर ज़रूर आग लगी होगी। तो यहाँ पर जो स्मोक है वो क्या होगा? मिडिल टर्म, क्योंकि ये रीज़न है, और इसके बेस पर हम जो इन्फर कर रहे हैं, किस चीज़ को इन्फर कर रहे हैं? फायर को। तो फायर क्या होगा? मेजर टर्म। और जो हिल है वो क्या होगा? पक्ष या फिर माइनर टर्म। इसको मैंने याद करने के लिए आपको बताया था कि पक्ष, पा से आप याद रखना, पा से पक्ष, पा से पहला, और सबसे पहले क्या होता है? माइनर। देखो, सबसे पहले सबसे छोटा आता है माइनर, सबसे पहले आता है माइनर MN, उसके बाद आता है MD यानी मिडिल, और उसके बाद आता है मेजर। जो मेजर होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो माइनर यानी सबसे पहला, तो पा से पहला, पा से पक्ष, ऐसे याद रखना कि माइनर टर्म का दूसरा नाम होता है पक्ष। मिडिल टर्म को हम कहते हैं हेतु। ये तो आप रट लेना बिल्कुल, मिडिल टर्म हेतु। ठीक है, उसके बाद मेजर टर्म होती है फायर, जिसको हम कहते हैं साध्या। कैसे याद रखोगे? फायर सबको भस्म कर सकती है, सबसे मेजर होती है, और वो क्या कहलाती है? साध्या। ठीक है, इस तरीके से आप मिडिल, मेजर और माइनर के थ्रू पक्ष, हेतु और साध्या को याद रख सकते हो। इन्फ्रेंस अनुमान इज रूटेड इन इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। ये एज इट इज स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा गया था कि अनुमान जो होता है वो मेनली क्या होता है? इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस, अपरिवर्तनीय सह संबंध बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। देखो, मिडिल टर्म क्या है? हेतु यानी स्मोक। मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म है स्मोक। और दूसरा मेजर टर्म क्या है? फायर। फायर और स्मोक के बीच क्या इनवेरिएबल रिलेशन नहीं होता, जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते? क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि जो स्मोक और फायर है उसका ऐसा रिलेशन है जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, वो इनवेरिएबल रिलेशन है। और अनुमान में क्या होता है? अनुमान का मतलब ही ये होता है इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म।
क्योंकि हम अनुमान ही उस चीज़ पर लगाते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती, जो हम पहले से जानते हैं, जैसे कि काले बादल देखकर बारिश का अंदाज़ा लगाना, क्योंकि उनका भी एक रिलेशन है आपस में। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आप लोग याद रखना, अनुमान इज रूटेड इन इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस, यानी अपरिवर्तनीय सह संबंध बिटवीन मिडिल टर्म यानी कि स्मोक एंड मेजर टर्म यानी फायर, एक अपरिवर्तनीय सह संबंध है। तो ऐसे एग्जाम्पल से अगर आप समझोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा याद रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन है जो रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। न्याय सिलोजिज्म में 3 प्रीपोजिशन होते हैं, या फिर न्याय सिलोजिज्म में 5 टर्म्स होते हैं, या फिर 5 प्रीपोजिशन होते हैं, या फिर 3 प्रीपोजिशन होते हैं एंड 3 टर्म्स होते हैं। तो अभी हमने समझा कि न्याय सिलोजिज्म में प्रीपोजिशन कितनी होती हैं 5, जिसको हमने फून कहा, और टर्म्स कितने होंगे, टर्म्स होंगे 3, पक्ष, हेतु और साध्य। तो देखो यहाँ पर 3 प्रीपोजिशन ये कट हो जाएगा, 5 टर्म्स ये भी कट हो जाएगा, 5 प्रीपोजिशन ये बिल्कुल सही बात है, 3 प्रीपोजिशन एंड 3 टर्म्स ये भी कट हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। 5 प्रीपोजिशन होती हैं यानी फूल, और 3 टर्म्स होते हैं पक्ष, हेतु एंड साध्य। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्याय सिलोजिज्म में 3 प्रीपोजिशन होती हैं, कट कर दो, क्योंकि हमें अच्छे से पता है 5 प्रीपोजिशन होती हैं। न्याय सिलोजिज्म है 5 प्रीपोजिशन, ये बिल्कुल सही बात है। न्याय सिलोजिज्म है 3 टर्म्स, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या होगा, फून, PHUUN, 5 प्रीपोजिशन, और ये 3 टर्म्स क्या होंगे, पक्ष, हेतु एंड साध्य। PHS से आप याद रख सकते हो, सबसे पहले पक्ष, उसके बाद हेतु यानी रीजन, साध्य यानी कि फायर। ओके, और ये न्याय सिलोजिज्म है 5 टर्म्स, ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, B एंड C ओनली। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, B एंड C ओनली। अब न्याय सिलोजिज्म प्रपोजिशन या फिर टर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके दिसंबर वाले एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी न्याय सिलोजिज्म से रिलेटेड। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एरिस्टोटल लॉजिक इज वर्बलिस्टिक, कि एरिस्टोटल का जो लॉजिक है वो वर्बलिस्टिक है। इसमें स्टेटमेंट 2 कहता है फॉर द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय वर्बल फॉर्म इज नॉट द इसेंस ऑफ इनफ्रेंस एंड इज रिक्वायर्ड ओनली टू कन्विंस अदर्स। देखो अभी मैंने आपको बताया था, ये वाली जो लाइन है एज इट इज आपके एग्जाम में पूछी गई है कि वर्बल फॉर्म इज नॉट द इसेंस ऑफ इनफ्रेंस एंड इज रिक्वायर्ड ओनली टू कन्विंस अदर्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ। एरिस्टोटल लॉजिक इज वर्बलिस्टिक, जो एरिस्टोटल का लॉजिक है वो वर्बलिस्टिक है, मौखिक है। तो ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, क्योंकि एरिस्टोटल का लॉजिक जो है वो कैसा है, वर्बलिस्टिक है। दूसरा है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया गया है। न्याय सिलोजिज्म है 3 प्रीपोजिशन, ये भी दिसंबर 2023 में पूछा गया है। स्टेटमेंट 2 कहता है एरिस्टोटल सिलोजिज्म है 5 प्रीपोजिशन। तो क्या हमने न्याय सिलोजिज्म में 3 प्रीपोजिशन पढ़ी थी और एरिस्टोटल के सिलोजिज्म में 5 प्रीपोजिशन पढ़ी थी, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि न्याय सिलोजिज्म में होती हैं 5 प्रीपोजिशन। कौन कौन सी होती हैं, जिसको हम PHUUN से याद रखते हैं। और एरिस्टोटल के सिलोजिज्म में कितनी प्रीपोजिशन होती हैं, 3, जिसमें टर्म्स भी 3 होते हैं। देखो एरिस्टोटल के सिलोजिज्म में 3 ही होंगे टर्म्स, कौन कौन से, मिडिल टर्म, मेजर टर्म एंड माइनर टर्म, और 3 ही होंगी प्रीपोजिशन। 3 प्रीपोजिशन होंगी कैसे, क्योंकि देखो जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ऑल मैन आर मॉर्टल, एरिस्टोटल के सिलोजिज्म की हम बात कर रहे हैं, ऑल मैन आर मोर्टल, ठीक है, ऐसा आप मान लेना। उसके बाद रवि इज आ मैन, देयरफॉर सो रवि इज मोर्टल। ये हमने अच्छे से समझा था। अब ये जो कंक्लूजन है, इसी से हम माइनर टर्म और मेजर टर्म का पता लगाते हैं, और जो चीज़ दोनों प्रीपोजिशन में आती है वो होता है हमारा मिडिल टर्म। ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, PPC का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, प्रीपोजिशन 1, प्रीपोजिशन 2 एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पर कितने प्रीपोजिशन हुए, 3, 1, 2 एंड 3। तो एरिस्टोटल के सिलोजिज्म में कितने प्रीपोजिशन होंगे, 3, और टर्म्स भी कितने होंगे, 3। लेकिन न्याय सिलोजिज्म में कितने प्रीपोजिशन होंगे, 5 प्रीपोजिशन होंगे, जो हमने फोन से पढ़ा था। और टर्म्स कितने होंगे, पक्ष, हेतु एंड साध्य, 3 टर्म्स होंगे। ओके, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। अगला है, एमंग द 5 प्रीपोजिशंस इन न्याय सिलोजिज्म द फर्स्ट प्रतिज्ञा कोइंसाइड्स विद द 5th, यानी 5 प्रीपोजिशन जो न्याय सिलोजिज्म की जो 5 प्रीपोजिशन है उसमें जो सबसे पहली वाली है प्रतिज्ञा, वो कोइंसाइड करती है किसके साथ, 5th वाली निगमना के साथ।
और दूसरा स्टेटमेंट कहता है अमंग द 5 प्रीपोजिशन इन न्याय सिलोजिज्म, जो सेकंड वाली हेतु है, जो सेकंड वाला हेतु है वो कोइंसाइड करता है फोर्थ वाले उपान्या के साथ। तो क्या ये सही बात है? तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो कोइंसाइड करता है, वो मिलता जुलता है लास्ट वाले के साथ, और जो हेतु है वो किसके साथ? फोर्थ वाले के साथ। देखो द हिल हैज़ फायर, प्रतिज्ञा में भी यही बात कही जा रही है और निगमन में भी यही बात कही जा रही है, द हिल हैज़ फायर। यहाँ पर हम कह रहे हैं बिकॉज इट हैज़ स्मोक, और यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं? द हिल हैज़ स्मोक, क्योंकि हिल के पास स्मोक है, क्योंकि वो इनवेरिएबली एसोसिएटेड है फायर के साथ। तो कहीं ना कहीं जो पहला और लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो भी सेम बात कह रहा है, और जो हेतु है उसका कनेक्शन किससे होगा? उपान्या के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं सेम बात कही जा रही है। अगला है स्टेटमेंट 1 कहता है न्याय सिलोजिज्म हैज 3 प्रीपोजिशन एंड 5 टर्म्स। देखो दिसंबर वाले एग्जाम में भी इसी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने में। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो न्याय सिलोजिज्म में 3 प्रीपोजिशन होती हैं, बिल्कुल गलत बात है। एरिस्टोटल सिलोजिज्म हैज 3 प्रीपोजिशन एंड 3 टर्म्स, ये बिल्कुल सही बात है। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने समझा था कि 3 प्रीपोजिशन होती हैं, और जिसे हम PPC से याद रखते हैं, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन। और 3 टर्म्स कौन कौन से होंगे? मिडिल टर्म, मेजर टर्म एंड माइनर टर्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अगला है न्याय सिलोजिज्म इज ओनली इंडक्टिव एंड मटेरियल एंड एरिस्टोटल सिलोजिज्म इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल। क्या हमने यही समझा था कि न्याय सिलोजिज्म जो होता है वो सिर्फ इंडक्टिव होता है, जबकि मैंने आपको अभी बताया था कि न्याय सिलोजिज्म इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों होता है और फॉर्मल मटेरियल होता है। ठीक है, एरिस्टोटल का सिलोजिज्म ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एरिस्टोटल को जो सिलोजिज्म है वो सिर्फ डिडक्टिव होता है और वो कैसा होता है? फॉर्मल, क्योंकि उसमें भी एक सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो वो स्टेटमेंट जो 1 है वो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि न्याय सिलोजिज्म इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों हैं। और स्टेटमेंट 2 हो जाएगा ट्रू, क्योंकि एरिस्टोटल का सिलोजिज्म डिडक्टिव है और फॉर्मल है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला है इनफ्रेंस, अनुमान इन इंडियन लॉजिक इज रूटेड इन। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। अभी मैंने आपको समझाया था, वेरिएबल रिलेशन बिटवीन माइनर टर्म एंड मेजर टर्म, इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन मिडिल टर्म एंड माइनर टर्म, वेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। मिडिल टर्म मैं आपको बता देती हूँ, मिडिल टर्म को हम कहते हैं हेतु और मेजर टर्म को हम कहते हैं साध्या। ठीक है, अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवेरिएबल तो आप समझ गए होंगे, अपरिवर्तनीय रिलेशन की बात हो रही है। किसके बीच हो रही है? मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच या माइनर टर्म के बीच? तो अच्छे से हम समझ चुके हैं कि मिडिल टर्म यानी हेतु और मेजर टर्म यानी साध्या, यानी स्मोक और फायर का जो रिलेशन होता है वो इनवेरिएबल रिलेशन है। इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म विल बी दी करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आज की ये वीडियो, आज का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। एंड पॉजिटिव रहना है, निगेटिविटी नहीं आने देनी है अपने अंदर। अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होगा। ओके, थैंक यू सो मच।